नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। देखिए, आज हम लोग 5 नंबर वाला प्रश्न करेंगे जो हो सकता है कि इस बार आपका बोर्ड एग्जाम में आए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत दिनों से नहीं पूछ रहा है। तो इस बार इसकी गारंटी है कि हो सकता है कि एग्जाम में आए। तो आपको हम ये 2 विधि से प्रूफ करके दिखाएंगे। जो आपको अच्छा लगेगा उस विधि को याद कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है कि गॉस का प्रमेय लिखें तथा इसे सिद्ध करें। तो देखिए, गॉस का प्रमेय सबसे पहले आप लिख करके डैश देंगे, उसके बाद हमको सिद्ध करना है तो देखा जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख देना है गॉस प्रमेय। ठीक, गॉस प्रमेय इस प्रकार से लिख देंगे और लिख करके इसके बारे में आप जो भी परिभाषा देना है उसका परिभाषा बता दीजिए, यानी कि गॉस प्रमेय के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, गॉस प्रमेय क्या होता है। गॉस प्रमेय किसी बंद सतह के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई बंद सतह है और बंद सतह के अंदर में आवेश Q है, तो इससे जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा सतह से चारों तरफ गुजरेगा। जस्ट लाइक मान लीजिए कि यह फुटबॉल है। ये क्या है? फुटबॉल है। और इससे मतलब कोई बंद सतह है, कैसे फुटबॉल बंद सतह होता है, तो उस तरह से है। तो इससे चारों तरफ विद्युत क्षेत्र गुजरेगा तो कुछ ना कुछ फ्लक्स का मान होगा। तो जब आवेश किसी बंद सतह के अंदर में होता है तो इस संपूर्ण बंद सतह से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान होता है, यानी कि जो फाई का मान होता है, वो बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो बंद सतह के भीतर कितना आवेश है? Q है। तो Q का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही हमारा गॉस प्रमेय है। तो गॉस प्रमेय लिखते कैसे हैं शब्दों में? तो इसका बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र में, जैसे चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, ठीक, विद्युत क्षेत्र है और उसमें एक तल है। उसमें क्या है? एक तल है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का, बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का मान गुना 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही हमारा गॉस प्रमेय है। नहीं समझे? बड़ा सिंपल सा परिभाषा है। जैसे आवेश है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई सतह है, बंद सतह, तो इस संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना है? Q गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। इसी को तो हम बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। हो गया, ये हमारा गॉस प्रमेय है। ठीक, इसके बाद देखिए इसका दूसरा पोर्शन देखिए। दूसरा पोर्शन कह रहा है कि तथा इसे सिद्ध करें। गॉस प्रमेय को क्या करना है? सिद्ध भी करना है। तो चलिए सिद्ध करना है। जैसे कि हम बताए हैं कि इसको क्या विधि से प्रूफ करेंगे हम लोग? 2 विधि से। तो पहला विधि देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला विधि बड़ा आसान है। तो इसको बताने के लिए आपको पहले 2 बातें हम बता देते हैं, जैसे कि ताकि आपको इसको प्रूफ करने में मतलब समझने में हेल्प मिले। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है और आवेश Q से r दूरी पर यहाँ मान लीजिए कि कोई भी बिंदु है, A B C P कुछ भी मान लीजिए, और इसके डायरेक्शन में एक इकाई सदिश r कैप है। तो किसी भी आवेश Q से r दूरी पर किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है, आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर Q बटा में r स्क्वायर होता है। यदि इसी फार्मूला को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो इसी फार्मूला को आप सदिश रूप में यदि व्यक्त करते हैं तो यह फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q बटा में r स्क्वायर, और यहाँ पर आप r कैप दे सकते हैं। r कैप जो है हमारा एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि इकाई सदिश है जो बिंदु Q और P को मिलाने वाली रेखा का निर्देश काम करता है। ठीक ना? तो r कैप हमारा एक इकाई सदिश है, ये आप याद रखिएगा। फिर यह याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई 2 वेक्टर हो, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर आपका B है। ये 11th क्लास का ऐसे टॉपिक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको जब हम प्रूफ करना शुरू करें ना तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो जब 2 वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाते हैं, वेक्टर माने सदिश, तो इनके डॉट प्रोडक्ट का जो मान होता है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर हम लिखते हैं मोड ऑफ वेक्टर A और इनटू में मोड ऑफ वेक्टर B और इनटू में हमारा कोस थीटा होता है। ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर मोड ऑफ A का वैल्यू A हो जाएगा, मोड ऑफ B का वैल्यू B हो जाएगा और ये मेरा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है? तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है मेरा A डॉट B बराबर AB कोस थीटा होता है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, बोलो।
बस खाली तकाना था तुमको, अब क्या कुछ नहीं करना। बोलो आगे बोलो, क्या बात है। क्या तुम्हारा गेंदा कहाँ गया? बोले थे ना कि गेंदा इधर मत फेंकना, नहीं फेंकना इधर गेंदा, ठीक है। हाँ तो जैसा कि हम बता रहे थे कि ए डॉट बी बराबर हो गया ए बी कोस थीटा, या इसी को मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा लिखते हैं। और देखिए एक और चीज जान लीजिए कि जो आर कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, और किसी भी यूनिट वेक्टर का आप मोड निकालिएगा तो उसका वैल्यू 1 आता है। किसी भी, चाहे वो कोई भी वेक्टर हो यूनिट वेक्टर, उसका मोड हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो एन कैप का आप मोड निकालिएगा तो 1 आएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक ना। दो बातें याद रखना है, इसके बाद ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो हम अपना क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है मेरा, इसे सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करने के लिए पहले एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो गोला बना लेते हैं। बंद सतह, चारों तरफ से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हम गोलीय सतह बना लेते हैं। इस गोला का जो केंद्र होगा उसको हम मान लेते हैं कि केंद्र इसका वो है, और केंद्र पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है। इससे हम आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? एक बिंदु लिख लेते हैं, ठीक है। हम बिंदु लिख लेते हैं। तो आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होगा चारों दिशाओं में जाएगा। आवेश से विद्युत क्षेत्र चारों दिशाओं में जाएगा। अच्छा, आवेश Q जो है हमारा केंद्र पर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम लोग r मान लेते हैं, और इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम लोग r कैप मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से खींच देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से इस प्रकार से। तो किसी भी गोला की सभी त्रिज्या आपस में समान ही होती है, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। इसके पीछे बनाने का मेरा उद्देश्य है कि हमको यहाँ पर इस गोला का एक छोटा सा क्षेत्रफल काटना है। इस गोला का एक छोटा सा क्षेत्रफल काटना है, और इस क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं कि ds है, वेक्टर ds है। और ds बराबर मेरा होता है ds n कैप होता है। ds बराबर ds n कैप होता है। इतना हम लोग के डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद जो डायग्राम में है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं कि माना कि आर त्रिज्या वाला कोई एक बंद गोलीय सतह है, बंद एक गोलीय सतह है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक। फिर देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र इससे जो उत्पन्न होगा आवेश क्यू से चारों दिशा में गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा, इधर से, मतलब कि सभी तरफ से गुजरता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके एक छोटे से भाग जो हम लोग जिसको ds माने हैं, उससे गुजरने वाला सबसे पहले विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो छोटा सा भाग ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो मेरा होगा, देखिए हम पिछला वीडियो में विद्युत फ्लक्स का आपको परिभाषा बताए थे, यदि आपको याद होगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो देखिए यहाँ पर जैसे किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो होता है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल और गुना में विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये जो मेरा छोटा सा क्षेत्रफल है इसका नाम ds है। तो इससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा बहुत कम होगा, तो इसको हम d फाई लिखते हैं। छोटा सा भाग ds से गुजरने वाला जो मेरा फ्लक्स होगा उसको हम d फाई लिखते हैं, क्योंकि देखिए पूरा गोला से फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, केवल छोटा सा क्षेत्रफल ds से गुजर रहा है। तो परिभाषा के अनुसार होता है क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है, तो E डॉट ds हो जाएगा। अब देखिए E डॉट ds का जो हम लोग मान लिखेंगे, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, E जो है इस आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में r स्क्वायर, और यहाँ पर r कैप लिखेंगे। r कैप अब ये कैसे लिखेंगे, तभी हम बताए थे कि किसी भी आवेश Q से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा r स्क्वायर और r कैप होता है। फिर देखिए ds का जो मान है ये मेरा है आपका ds n कैप है, ds n कैप है, ठीक है, हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि d फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में Q बटा में r स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ds, और ये मेरा हो जाएगा वेक्टर r डॉट n कैप, वेक्टर r डॉट n कैप हो जाएगा। अब देखिए आपको जैसा कि हम अभी फार्मूला बताए थे, आपको जरा से देखिए फार्मूला पर ध्यान दीजिए, जो अलग से ही बताए थे ना उसको फिर से एक बार रिमाइंड कर रहे हैं। जैसा कि फार्मूला में जानते हैं कि a डॉट b बराबर फार्मूला होता है मेरा
मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर बी, और ये हमारा कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है। ठीक, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ जो आर डॉट इन है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो चलिए इधर लिखते हैं। तो देखिए साइड में लिख देंगे जगह बचा करके। यहाँ देखिए हम साइड में समझा देते हैं। जैसे यहीं पर जैसे मान लीजिए कि लिखेंगे वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन के बराबर हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर आर मोड ऑफ वेक्टर एन, और ये हमारा कोस थीटा, कोस थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आर जो है और जो एन कैप है दोनों को दोनों एक ही दिशा में, तो जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कोस 0 लिखेंगे। अब देखिए मोड ऑफ आर, तो मोड ऑफ आर कैप जो है, तो चूंकि आर कैप इकाई सदिश है और इकाई से इसका परिभाषा होता है कि वैसा वेक्टर जिसका मोड 1 होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। एन कैप भी इकाई सदिश है और कोस 0 का मान 1 होता है। तो मेरा जो आर डॉट एन का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि आर डॉट एन का बराबर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से आर डॉट एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर हम लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, बहुत आसान है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी फाई बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में यहाँ क्यू बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ मेरा यहाँ डी एस, और यहाँ पर मेरा 1 हो जाएगा। जैसा कि अभी बताया कि आर डॉट एन बराबर 1 होता है। कैसे, तो यहाँ पर बता दिए साइड में। तो यहाँ से मेरा डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्यू बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ मेरा डी एस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चूंकि ई जो हम लोग फ्लक्स निकाले हैं ना, डी फाई बराबर छोटा सा क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स निकाले। इस संपूर्ण गोलीय सतह में क्या यही एक छोटा सा एरिया ds ही होगा कि ऐसा ऐसा बहुत सारा एरिया होगा? आप कहेंगे कि सर इस प्रकार की बहुत सारे एरिया होंगे। इस प्रकार से देखिए बहुत सारा हम ऐसा ऐसा ds एरिया काट सकते हैं। चाहे तो इस प्रकार से बहुत सारे दो त्रिज्याओं के बीच में बहुत सारा इस प्रकार के क्षेत्रफल काट सकते हैं। तो जितना भी क्षेत्रफल होगा ds जो हम लोग काटेंगे तो उस सब से गुजरने वाला फ्लक्स का मान इतना ही होगा। लेकिन ऐसा ऐसा इसमें कई गो क्षेत्रफल होगा कि आपको मालूम है? तो कहिए कि नहीं मालूम है सर। तो नहीं मालूम है तो आखिर हम निकालेंगे इसको कैसे? तो देखिए इसके जैसे एक छोटे से भाग से हमको फ्लक्स मालूम हो गया, ऐसा ऐसा कई गो इसमें एरिया है आपको नहीं पता है। तो जब ऐसा रहे, देखिए हमको पूरा इसका एरिया मालूम है कि पूरा जो गोला है तो पूरा गोला का क्षेत्रफल होता है s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। हमको संपूर्ण गोला का क्षेत्रफल भी मालूम है। सबसे छोटा जो टुकड़ा है ds उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी मालूम है। लेकिन ऐसा ऐसा कई गो क्षेत्रफल हमको मालूम नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में कि जब सबसे छोटका मालूम रहे और सबसे बड़का मालूम रहे लेकिन कई गो ऐसा नहीं मालूम रहे, तो पूरा में निकाल लगे इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे कि इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होता है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट मतलब कि इसमें दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि अब गोले के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। देखिए भाषा जो है ना, कैसे कब क्या लिखना है वो सब पीडीएफ में सुंदर से दिया गया है। जिन विद्यार्थियों को भी पीडीएफ नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, ठीक ना, आपको मिल जाएगा 74 88 45 53 17। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कीजिए या कॉल के माध्यम से संपर्क कीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। कुछ उस पर ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि संपूर्ण गोले से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। संपूर्ण गोले से होकर फ्लक्स निकालना है, इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई लिख देंगे। और चूंकि इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं किसी बंद सतह के लिए कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आप इस प्रकार से गोल घेर दीजिएगा। और सतह के लिए है जिसका सरफेस लिख देंगे, इस लिख देंगे, और यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देंगे। हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्यू बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ मेरा डी एस हो जाएगा, और यहाँ एस लिख देंगे, और यहाँ से हम लोग इस प्रकार से बंद कर देंगे। बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो समाकलन कर रहे हैं किसी बंद सतह के लिए कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। ठीक है,
अब देखिए डी फाई का जो इंटीग्रेशन होता है मेरा फाई होता है, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है। इसमें जो मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है इसको बाहर निकाल देंगे और Q/r² को भी बाहर निकाल देंगे। अंदर में मेरा बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बचेगा, यहाँ पे एस लिखेंगे और यहाँ क्लोज का साइन दे देंगे। देखिए डी के साथ जो रहता है ना केवल उसी का इंटीग्रेशन होता है। जैसे डी के साथ एस है तो एस वाला का होता है और बिना एस वाला सब बाहर निकल जाता है। तो ये सब बिना एस वाला था, ये सब में से था ही नहीं, तो सब बाहर निकल गया। चलिए अब हम लोग आ गए हैं, दम मंजिल के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और इंटू में Q/r²। और जैसा कि डी एस का इंटीग्रेशन एस होता है और देखिए एस जो है उससे गोलीय सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि सरफेस एरिया है। और किसी भी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त? 4πr² होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। और यहाँ पर हमारा एस के जगह क्या लिखा जाएगा? 4πr² लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से मेरा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो मेरा यहाँ बचेगा क्या? देखिए तो मेरा एक चीज यहाँ पर बच रहा है आपका, यहाँ पर देखिए फाई बराबर, यहाँ एक चीज मेरा बच रहा है Q और एक चीज देखिए यहाँ बच रहा है 1/एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ गुना करके लिख देंगे 1/एप्सिलॉन नोट। यही देखिए हम लोग को प्रूफ करना था और बड़ा ही आराम से प्रूफ हो गया। और जैसा कि हम आपको बोले थे कि इसको दो विधि से प्रूफ किया जा सकता है, तो चलिए एक विधि से तो हम प्रूफ कर दिए, अब एक और विधि से प्रूफ करते हैं। जो आपको बेस्ट लगे वही आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना? क्योंकि हर विद्यार्थी को हर चीज पसंद आता नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ जरूर पसंद आता है। तो जो पसंद आए वो उसी को आप कीजिए, याद रखिए, कोई दिक्कत जरूरी नहीं है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, आपकी दूसरा विधि से बनाते हैं। दूसरा विधि से बनाने के लिए आपकी जो फिगर जो है मेरा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बनेगा, बेढंगा टाइप के दाम, जैसे जैसे इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक ना? क्योंकि जो गॉस प्रमेय है ना वो सभी प्रकार के बंद सतहों के लिए लागू होता है। गॉस प्रमेय जो है हमारा सभी प्रकार के बंद सतहों के लिए लागू होता है। चलिए ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा बेढाप टाइप के दाम ऐसे, चलिए ठीक रहा है। इस प्रकार के हम गॉसीय मतलब बंद सतह को बना रहे हैं और इस बंद सतह का नाम हम फिर से एस ही रखेंगे। इस बंद सतह का क्षेत्रफल जो नाम है एस रख देते हैं। हम क्या करते हैं कि बंद सतह के अंदर में यहाँ पर आवेश क्यू रख देते हैं। देखिए एकदम नजदीक में रखे यहाँ पर, ठीक ना? तो आवेश क्यू रख दिए हैं। इससे जो विद्युत क्षेत्र इसे जाएगा तो इसको आप दे दीजिए कि विद्युत क्षेत्र हमारा ई जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से हम लोग इस प्रकार से इसको मिला देंगे और यहाँ से भी इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक। ई वाला जो है यहाँ पर हम बिंदु कोई मान लेते हैं कि बिंदु पी है और यहाँ पर कोई एरिया मान लेते हैं, इसे एरिया का हम मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर एरिया डी ए है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र के साथ मान लेते हैं कि थीटा कोण बना रहा है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका बिंदु ओ है और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच का दूरी है बिंदु पी से यहाँ तक, इसको हम लोग आर मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से इसका एक क्षेत्रफल काट लेते हैं। इस प्रकार से इसका हम एक क्षेत्रफल काट लेते हैं। याद रखिएगा ये क्षेत्रफल आप उसमें भी हम काटे थे अभी, ठीक ना? इसमें भी एक हम छोटा क्षेत्रफल काट ले रहे हैं, इसका जो सतह है इसका बिंदु पी यहाँ पर, ठीक। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि किसी भी सतह से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है E/A होता है। ए जहाँ उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, लेकिन ये जो पूरा जो सतह है इसका पूरा क्षेत्रफल का सतह होगा ए और हम लोग इसका एक छोटा सा एरिया काटे हैं तो उस एरिया का नाम है DA, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। यहाँ पर बिंदु पी याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लिखना होता है कि माना कि एक बंद सतह है जिसके अंदर में कोई आवेश Q बिंदु O पर स्थित है तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक। इतना आपको मान के लिखना पड़ेगा तथा इसका अल्प क्षेत्रफल DA है जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। मतलब इस प्रकार से भाषा मान के लिखते हैं, ये जरूरी होता है। बिना भाषा मान के लिखे हुए बनाइएगा दिक्कत हो जाए। और यही भाषा PDF नोट्स में भी सुंदर से लिखा हुआ है तो आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटा सा क्षेत्रफल जो हम काटे हैं DA, इस छोटा सा क्षेत्रफल से गुजरने वाला हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। तो छोटा सा क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स जो है मेरा डी फाई होगा, जिसका वैल्यू होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर DA होता है, ठीक।
तो यहाँ से ई डॉट डी ए का वैल्यू मेरा हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। जैसे अभी आपको बताया था ना पीछे कि ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, उसी तरह से ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चूंकि अभी हम पीछे बताए थे कि किसी भी आवेश Q से r दूरी पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में r स्क्वायर। तो जो मेरा आवेश Q है, इससे r दूरी पर जो बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा मेरा? विद्युत क्षेत्र का मान जैसा कि हम आपको बताए हैं, तो विद्युत क्षेत्र E का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बटा में इंटू में Q बटा आर स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा डी ए कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि हमको जो है संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्रॉस पर में जो है इसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की जानकारी देता है। तो इसके बाद हम लोग इस संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। इसके लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले लिखना पड़ता है कि संपूर्ण गॉसीय सतह या बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, भाषा लिखते हैं। ये सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है, इतना हम विस्तार से लिखेंगे, समय ज्यादा लगेगा। तो इसके बाद भाषा लिखते हैं, यहाँ पर हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं। हमें मतलब यहाँ भाषा लिखना है कि संपूर्ण गॉसीय सतह या संपूर्ण बंद सतह ए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और चूंकि यहाँ बंद सतह के लिए करते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू में Q बटा आर स्क्वायर, और इंटू में मेरा हो जाएगा डी ए कोस थीटा हो जाएगा, डी ए कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा, देखिए और यहाँ आगे लिख रहे हैं। और हाँ देखिए, इसमें एक चीज यहाँ पर छूट गया है, यहाँ जो मेरा एंगल बनता है ना, यहाँ पर जो एंगल बनता है ठोस कोण, इस एंगल को, यहाँ वाला जो एंगल है इसको हम लिखते हैं डी ओमेगा लिखते हैं। इस एंगल क्या लिखते हैं? डी ओमेगा लिखते हैं। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर एंगल जो बनता है डी ओमेगा, ठीक, वो लिख लीजिएगा। जो इसमें हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इधर भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिख देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें कांस्टेंट चीज को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट चीज जो इसमें मेरा जो है उसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डी फाई का इंटीग्रेशन मेरा फाई होता है, तो लिख देंगे फाई। यहाँ से हम बाहर निकाल रहे हैं किसको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू में Q को हम बाहर निकाल देते हैं। अंदर में देखिए इसमें बचेगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा डी ए कोस थीटा और बटा में मेरा आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा बटा में मेरा आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, ठोस कोण का एक फॉर्मूला होता है जो लोग जानते हैं कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है, डी ए कोस थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है। ये मेरा ठोस कोण का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहा करने वाले हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को तो हम बाहर निकाल दिए हैं, मेरे अंदर में डी ए कोस थीटा बटा में आर स्क्वायर है। और देखिए यहाँ बताए हैं कि डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर जो मेरा डी ओमेगा के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, तो वहां पर हम लिखेंगे अब डी ओमेगा लिखेंगे, डी ओमेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और मेरा Q है, और अंदर में मेरा क्या हो जाएगा? अंदर मेरा हो जाएगा यहाँ डी ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ सरफेस एरिया के लिए लिखते हैं। इसी में चलिए और आगे बढ़ते हैं, इधर ही थोड़ा सा जगह है पर्याप्त, इतना जगह है भाई इसके लिए। तो यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू में मेरा यहाँ Q हो गया। यहाँ पर डी ओमेगा का मेरा हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाता है मेरा? ओमेगा हो जाएगा। लिख दिए डी ओमेगा को ओमेगा। अब देखिए कहिए सर ओमेगा इसमें ठोस कोण होता है, तो ठोस कोण का वैल्यू जो होता है ना मेरा, ओमेगा का वैल्यू ये होता है 4 पाई के बराबर होता है। ठोस कोण का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में Q, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि ओमेगा बराबर मेरा 4 पाई होता है। ठीक है,
तो इसके बाद देखिए कट रहा है 4 पाई से 4 पाई मेरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा क्यू। तो देखिए मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा दोस्त है, यहाँ देखिए मेरे पास जो बच के आया है वो मेरे पास बचा है फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्यू। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, Q/एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यही हम लोग को प्रूफ भी करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब बताइए हम क्या विधि से प्रूफ कर दिए भाई, इसको हम 2 विधि से प्रूफ कर दिए। तो गॉस प्रमेय आपका 2 विधि से प्रूफ हो गया। आपको जो भी अच्छा लगा हो आप उसी से बनाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में नहीं कहता है कि ये विधि से सिद्ध कीजिए कि वो विधि से, एग्जाम में केवल यह कहता है कि आप इसको सिद्ध कीजिए। सिद्ध किसी भी विधि से कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजय सर में। देखिए हम आपके लिए फिर से 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर के आए गए। हो सकता है कि इस बार क्रैश कोर्स में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे थे। जितना भी क्वेश्चन पर हमको शक और संदेह है कि इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम क्रैश कोर्स में सब बताते चल रहे हैं। आप जो है ध्यान से सबको समझ लीजिएगा, सबका कॉन्सेप्ट समझिएगा, याद करने के चक्कर मत रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अपने से भी हम लोग भाषा बनाकर लिख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो देखिए जैसे कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो व्यंजक होता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर होता है। लेकिन यह तो इसका व्यंजक हुआ, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से आप इतना याद रख सकते हैं। लेकिन जब 5 मार्क्स की बात आती है, जहाँ आपको 5 मार्क्स लेना हो, तो वहां पर इतना फॉर्मूला लिखने से काम नहीं चलेगा। ये कैसे आता है ये आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग डिराइव करते हैं। डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तो लंबा सा बेलनाकार चालक बनाते हैं जो एक समान रूप से क्या हो, आवेशित हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बेलन बनाते हैं इस प्रकार से। चलिए आप भी बना सकते हैं मेरे साथ, या मेरे बनाने का इंतजार कर सकते हैं, बना रहे हैं तब तक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है मेरा बेलनाकार चालक हो गया। इसका नाम दे देते हैं AB, नाम देते हैं बेलनाकार चालक का नाम दे दे रहे हैं AB। और चूंकि बेलन मतलब ये मत समझिएगा कि केवल उस प्रकार से है। बेलन मतलब कि मान लीजिए कि इस तरह से, ठीक ना, इस प्रकार का। तो आवेश इसके सतह पर दिए देंगे तो चारों तरफ आवेश होगा। इस बात पे यहाँ भी आवेश होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इस टाइप का समझिएगा, ठीक ना। ऐसा समझना है, मन में ऐसा नहीं कि बोर्ड पर क्या है कि बोर्ड पर हम लोग 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना सकते। हम लोग को केवल सामने वाला दिखता है, लेकिन वास्तव में इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, ऐसा समझना है। और इस पर आवेश दिया जा रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम आवेशित करते हैं इस प्रकार से। इस पर हम इस प्रकार से चलिए आवेश दे रहे हैं, सामने से भी आप आवेश से, यदि इस पर हम आवेश दे इस प्रकार से, तो आपको ये नहीं समझना है कि आवेश केवल चलिए इस पर भी दे देते हैं, सतह पर भी दे देते हैं, और इस पर भी हम दे देते हैं, ताकि पूरा के पूरा क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इस प्रकार से दे दे रहे हैं। देखिए यहाँ जो आवेश दिए हैं हम इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ जैसे इस पर आवेश दिया जाएगा तो इधर भी आवेश रहेगा, इधर भी आवेश रहेगा। तो ये जो साइड में जो आपको आवेश दिख रहा है इधर और इधर, समझिएगा कि इधर इस सतह पर, इधर और इधर सतह पर। और ये जो सामने में जो ये जो आवेश दिख रहा है, ये मत समझिए कि अंदर में है उसका, यहाँ पर ये जो सामने वाला जो सतह आपको दिख रहा है इधर, लेकिन वास्तव में इधर भी आवेश है। इस पर पूरा आवेश दिया गया है, ठीक है, मतलब ऐसा ही चालक है, इस पर आवेश दिया गया है। हम मान लिए, अब इसका देखिए अक्ष हम मान लेते हैं कि इसका अक्ष जो है यहाँ से बीच में से जाता है, तो यहाँ से इसका आप अक्ष मान सकते हैं। इसके अक्ष से r दूरी पर एक हम बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हम बिंदु ले रहे हैं यहाँ पर P, और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, जो कि बता चुके हैं कितना है। तो अक्ष से बिंदु P के बीच का दूरी हम मान लेते हैं कि r है, ठीक है। अब देखिए चूंकि हम लोग गॉस प्रमेय की सहायता से इसको सिद्ध करते हैं, और गॉस प्रमेय जो है किसी बंद सतह के लिए लागू होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसीय सतह का निर्माण करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक गॉसीय सतह का यहाँ पर हम निर्माण करने जा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर बनाइए एक गॉसीय सतह। गॉसीय सतह यहाँ हम लोग बनाते हैं।
इस प्रकार से गॉसीय सतह जो है यह भी आपका बेलनाकार ही होगा। तो इस प्रकार से हम बना देते हैं, आप भी बहुत सुंदर से बना देंगे साफ साफ, और हर चीज को समझ कर पढ़ेंगे, बिना समझे हुए किसी बात को नहीं पढ़ेंगे। तो चूंकि देखिए आवेश इस पर दिया गया है, तो इससे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ से लंबवत इधर की ओर चला जाएगा, और जो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ से लंबवत इधर की ओर जाएगा, और जो इधर मेरा जो है इधर आवेश है, तो यहाँ से उत्पन्न होगा तो इधर की ओर आएगा, और जो यहाँ से उत्पन्न होगा इधर की ओर जाएगा। तो हम इधर में अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु लिए हैं, तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र मेरा उत्पन्न होगा, वो विद्युत क्षेत्र जो है चारों तरफ फैलेगा, ऐसा बात नहीं कि एक ही तरफ फैलेगा। तो इधर में यहाँ हम एक बिंदु P ले लिए हैं, तो बिंदु P और इधर से मेरा विद्युत क्षेत्र दर्शा दे रहे हैं। चारों तरफ विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगे थोड़ा घिच आ जाएगा, इसलिए हम एक ही जगह दर्शाए। यहाँ देखिए ई वाला जो इसका एरिया जो होगा, जो भी इसका एरिया आप मानना चाहते हैं, चलिए इसका हम एरिया मान लेते हैं कि डीए है। डी एरिया ऊपर की ओर होगा, लेकिन यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र गुजरेगा इस प्रकार से गुजरेगा, यहाँ पर मेरा कोण जो है 90 डिग्री बनेगा। यहाँ भी देखिए ई वाला जो एरिया जो है इसका डायरेक्शन यहाँ से नीचे की ओर होगा, इधर की ओर, और यहाँ भी मेरा कोण बनेगा। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र यहाँ से जा रहा है, तो इस प्रकार से तो विद्युत क्षेत्र यहाँ कोण कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। चाहे तो आप इसको भी विद्युत क्षेत्र ये लिख सकते हैं, यहाँ भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे समझने वाली बात है, देखिए ये वाला जो मेरा सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, तो ये यहाँ का जो एरिया है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, ठीक है। ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इस भाग का एरिया यहाँ से ऊपर की ओर होगा, और जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ से ऐसे गुजर रहा है। तो एरिया हमारा देखिए, मान लीजिए कि एरिया, रुकिए बोतल को पहले हम नीचे रखते हैं। ये मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र जा रहा है चालक से, और ये वाला मेरे एरिया है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। ये वाला जो एरिया है इसका डायरेक्शन यहीं से नीचे की ओर होगा, और विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। ये सब जो मेरा सरफेस एरिया है, जैसे देखिए बात को समझिए, जैसे यहाँ है वो एरिया हो गया, वो नीचे की ओर हो गया, तो यहाँ वाला एरिया का डायरेक्शन नीचे की ओर है। अब विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ वाला ऊपर की ओर एरिया है, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है 90 डिग्री। लेकिन ये सब जो क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम क्षेत्रफल लेंगे, तो ई वाला सतह का क्षेत्रफल का डायरेक्शन इधर की ओर है। अब विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, यानी कि ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यहाँ जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, क्योंकि सतह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत बाहर की ओर जाती है, और जो एरिया है उसका डायरेक्शन उधर की ओर ही है। तो दोनों सेम डायरेक्शन, यानी कि सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एरिया के डायरेक्शन में है, और इस सिरा पर जो विद्युत क्षेत्र है वो लंबवत है एरिया के। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ाते हैं। अब आगे की ओर ये जो हम लोग जो खींचे हैं, ये आपका एक गॉसीय सतह है, जो ये दोबारा में खींचे है ना, ये गॉसीय सतह है। गॉसीय सतह के मान नाम ABCD, चलिए हम इसको छोटका ABCD मान लिए। अब देखिए इसमें लोग डायग्राम बनाने के बाद इसमें लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज हालांकि जो PDF दिए है उसमें खूब सुंदर से लिखा हुआ है। लैंग्वेज जो है हमेशा डायग्राम को देख के लिखते हैं, उसको याद करने के चक्कर में कभी मत रहिएगा। देखिए लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है कि माना कि AB एक है अति लंबा आवेशित बेलनाकार चालक है, जिसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है, जिस पर आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा है। इस पर जो आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा है, तथा इस बेलन के अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, इतना मान लेना है। इसके बाद हम लोग इसमें और मान लेते हैं, पुनः मान लेते हैं कि पुनः माना कि ABCD एक गॉसीय सतह है। ABCD एक गॉसीय सतह है, ठीक है, इतना मान लीजिएगा। देखिए गॉसीय सतह जो है, तो गॉसीय सतह के हम यहाँ से यहाँ तक लंबाई मान लेते हैं कि L है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या मान लेते हैं, L। इसके अंदर में जो आवेश फैला हुआ वो तो फैला हुआ है गॉसीय सतह के अंदर में। इतना लैंग्वेज लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये जो हमारा गॉसीय सतह है ना ABCD, तो ABCD जो गॉसीय सतह है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गॉसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए जो ABCD गॉसीय सतह है, इसका यहाँ पर तो लंबवत है, यहाँ भी लंबवत है,
ई वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके डायरेक्शन में केवल विद्युत क्षेत्र है, यानी कि एरिया के डायरेक्शन में। तो गॉसीय सतह एबीसीडी से होकर गुजरने वाला पहला फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए लिख देते हैं कि गॉसीय सतह एबीसीडी से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो यहाँ हम लिख रहे हैं कुल फ्लक्स, लेकिन ये परिभाषा से लिखा रहा है, ठीक है। गॉसीय सतह एबीसीडी से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स लिखेंगे, तो हम केवल लास्ट शब्द लिख रहे हैं कुल विद्युत फ्लक्स, तो इसको हम लिख रहे हैं I बराबर, तो ये जैसा कि यही मान लीजिए कि गॉसीय सतह है, यही वाला मान लीजिए गॉसीय सतह एबीसीडी है, तो इसके यहाँ पर लंबवत है और यहाँ भी नीचे लंबवत है, यहाँ पर केवल एरिया और विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है, तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हम लिखेंगे, तो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं फाई बराबर ई डी ए कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री अब प्लस यहाँ पर फिर लिखेंगे ई डी ए कोस 90 डिग्री। कहने का मतलब है ना कि इस एरिया के लिए यहाँ जो पृष्ठीय जो दिख रहा है ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यहाँ के लिए हम लिखे हैं ई डी ए कोस 90, फिर यहाँ के लिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ जो एरिया नीचे की ओर है विद्युत क्षेत्र ऐसे है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है तो लिख दिए। लेकिन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। तो उसके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पाई आर एल इंटू में एरिया तो हम लिखे दिए, चलिए रुकिए इसे मत लिखिए, विद्युत क्षेत्र लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र हम लिख दे रहे हैं आपका ई, और एरिया उसका होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल और कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का है कैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो लिखा गया, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि फाई बराबर कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो मेरा हो जाएगा ई डी ए इंटू 0, और यहाँ भी हो जाएगा ई डी ए इंटू 0 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा मेरा ई इंटू 2 पाई आर एल गुना में कोस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा ई तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो मेरा बचेगा ई इंटू 2 पाई आर एल बचेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो गॉसीय सतह जो हम एबीसीडी जो खींचे हैं, इसके अंदर में मेरा आवेश का रैखिक घनत्व तो लैम्डा है, आवेश का रैखिक घनत्व तो लैम्डा है। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये जो आवेशित बेलनाकार चालक AB है, इसका संपूर्ण आवेश क्या है इस गॉसीय सतह के अंदर आ गया है? आप कहिएगा कि नहीं सर, देखिए ऊपर में भी कुछ आवेश है और कुछ आवेश इधर नीचे में भी है कि नहीं, कुछ आवेश नीचे भी है। तो ये जो बेलनाकार गॉसीय सतह है, बेलनाकार गॉसीय सतह के अंदर में संपूर्ण आवेश नहीं है, आवेश का कुछ भाग है। तो मान लेते हैं कि बेलनाकार गॉसीय सतह के अंदर में जो आवेश है वो स्मॉल क्यू है, ठीक। तो बेलनाकार गॉसीय सतह का जो लंबाई है मेरा एल है, तो एल लंबाई में आवेश का रैखिक घनत्व लिखेंगे। तो जो अंदर में जो आवेश है गॉसीय सतह के अंदर में, मान लेते हैं कि छोटका क्यू है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवेश का रैखिक घनत्व जो होता है लैम्डा बराबर होता है क्यू बटा में एल होता है। तो जो बेलनाकार गॉसीय सतह एबीसीडी जो मेरा है, इसके अंदर में आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा बराबर स्मॉल क्यू बटा एल होगा, क्योंकि पूरा आवेश बेलनाकार गॉसीय सतह के अंदर नहीं है, कुछ आवेश सतह के बाहर है। देखिए गॉसीय सतह के बाहर है, कुछ नीचे भी है, बाहर है, लेकिन जो जितना भी आवेश गॉसीय सतह के अंदर में है उसको हम स्मॉल क्यू मान लेते हैं। तो हम स्मॉल क्यू बराबर यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ देखिए मेरा हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग अब गॉस परमेश चलते हैं। गॉस परमेश से क्या लिखते हैं? तो गॉस परमेश लिखते हैं कि अब यहाँ पर चूंकि लैंग्वेज लिखेंगे हम तो ज्यादा समय लगेगा, पीडीएफ नोट्स में सब लिखा हुआ है, ये सुंदर से आप वहां से देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो फिर भी आपको पीडीएफ में नहीं पता चले तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से 9504 और 768169, या इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं आप 7488 45 53 17, ठीक है। ये दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये जो बेलनाकार गॉसीय सतह एबीसीडी है, इसके अंदर में संपूर्ण आवेश नहीं है, आवेश का छोटा सा हिस्सा है क्यू है, ठीक है। तो आखिर ये गॉसीय सतह एबीसीडी जो है
इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग लिखेंगे गॉस प्रमेय के अनुसार। तो गॉस प्रमेय कहता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, तो उस परिभाषा के अनुसार गॉसीय सतह के अंदर में एबीसीडी, जो गॉसीय सतह उसके अंदर में क्यू आवेश है, तो गॉसीय सतह एबीसीडी जो है उससे गुजरने वाला जब विद्युत फ्लक्स हम लोग गॉस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे तो परिभाषा के अनुसार हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर स्मॉल क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हम नहीं कह रहे हैं, गॉस प्रमेय कह रहा है कि किसी भी सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का जो मान होता है बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। एबीसीडी जो गॉसीय सतह इसके अंदर में जो आवेश है स्मॉल क्यू है, और स्मॉल क्यू है तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्यू का मान निकाले हुए लैम्डा इंटू एल है, यहाँ पर रख देंगे लैम्डा इंटू एल और बटा में यहाँ एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। ठीक, इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में क्या समानताएं हैं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपका जो समानता है दोनों का एलएचएस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आरएचएस बराबर करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, तो 1 एवं 2 से हम लोग लिखेंगे ना, तो दोनों के आरएचएस बराबर करेंगे। तो E इंटू 2πRL और बराबर में मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल बटा में मेरा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ देखिए एल से एल आपका कट जाएगा, तो यहाँ मेरा बचेगा E इंटू 2πR और इधर मेरा बचेगा लैम्डा बटा में एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि E बराबर हो जाएगा 1/2πRA और इंटू में लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखने का काम करेंगे, इसलिए E बराबर क्या कर रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख देते हैं, तो मेरा हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू में लैम्डा बटा आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया, कि कभी भी एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, इस फार्मूला को आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि ऐसा लिखें कि इसके जो दूरी हमारा आर है इसके डायरेक्शन में आर कैप एक यूनिट वेक्टर हो, तो आप इस फार्मूला को विद्युत वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में यदि आप लिखना चाहते हैं, ये हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटा आर है, और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर दे सकते हैं, पार कैप दे सकते हैं, तो ये भी मेरा हो सकता है। लेकिन देखिए इस फार्मूला का उपयोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, वो भी हम आपको नोट करके बता देते हैं। वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से है या न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा में आपको इसको भी बता देते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमारा फार्मूला था ना 1/2π एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू में यहाँ लैम्डा बाई आर, तो इसी फार्मूला को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। इसमें हम 2 से नीचे गुना कर देते हैं, 2 से नीचे गुना कर देते हैं और 2 से ऊपर भी गुना कर देते हैं, क्योंकि 2 से 2 फिर कट जाएगा तो फिर उतना ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा देखिए लिखने से हम लोग को एक फायदा हुआ, क्या, नीचे में हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 2 लैम्डा बाई आर हो जाएगा। ऐसा करने से बताइए कि फायदा क्या हुआ, क्योंकि हम लोग को 1/2π एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात नहीं है, भागा दे के निकालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है, आपको ही मालूम है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। नहीं ज्ञात है तो आप लिख सकते हैं, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और न्यूमेरिकल बनाना होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला का भी बाय द वे कभी चेंज करके आए तो आप इस फॉर्म में बना सकते हैं। अब देखिए जो अभी हम फार्मूला प्रूफ किए, इसी फार्मूला को कभी कभी एग्जाम में दूसरे टाइप से पूछता है, तो विद्यार्थी लोग को लगता है कि कोई नया क्वेश्चन पूछ दिया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। कैसे पूछता है, देखिए क्वेश्चन है कि सीधे लंबे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। सीधे लंबे, ठीक ना, बेलनाकार नहीं कह रहा है, सीधे लंबे मतलब मान लीजिए कि इस प्रकार कोई चालक है,
और इसके कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो कोई भी जो धारावाही चालक होता है ना दोस्त, वो आपका बेलने के साइज का होता है। वो अलग बात है कि पतला होता है, लेकिन बेलन के साइज का ही होता है। तो आपको कह रहा है कि आपकी आवेशित चालक जो है, सीधा लंबा चालक, उसके कारण निकालना है। तो चलिए इसको ही बनाते हैं, और इसका भी फॉर्मूला उतना ही आता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बाई आर ही आता है, लेकिन दूसरे तरीका से थोड़ा डायग्राम बनता है इसका, बस यही इसमें अंतर है। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सीधे लंबा कोई बेलनाकार चालक इस प्रकार से बना लेते हैं। देखिए इस तरह से चालक बनाना है, वो भी पतला बनाना है, ठीक ना। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, रुकिए हम इसको थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, ठीक ना, ताकि क्या हो, हमको सुविधा हो समझाने में, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से हम बना लेते हैं एक ही बारे में मोटा, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा। ये हमारा चालक हो गया सीधा लंबा चालक, और यह चूंकि आवेशित है दोस्त, तो इस पर आप आवेश दे दीजिएगा इस प्रकार से। और आवेश जो है दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ नहीं मतलब इसके संपूर्ण सतह पर होता है। जैसे कि अभी बताया था ना, जैसे मान लीजिए कि यही आपका सीधा लंबा आवेशित चालक है, तो इस पर पूरा आवेश है, मतलब सामने भी है, इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी, मतलब पूरा एक सतह पर आवेश है, ऐसे समझना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हम डायग्राम बना देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं डायग्राम बना करके, ठीक है। चलिए यहाँ से डायग्राम आपका ये रहा, हो गया डायग्राम, ठीक है। अब देखिए इसको हम नाम दे देते हैं, इस चालक का नाम दे देते हैं ए बी। चालक का नाम हम क्या दे दिए हैं, ए बी। तो चलिए इस चालक का नाम हमारा ए बी हो, ए बी थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक। यहाँ चालक का नाम मेरा क्या हो गया, ए बी हो गया। अब देखिए इस आवेशित चालक से हमको कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मान लेते हैं कि इस आवेशित चालक से आर दूरी पर हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। हम बिंदु पी यहाँ पर मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होगा, और इधर ही नहीं होगा, जैसे विद्युत क्षेत्र तो इधर भी होगा। जैसे मान लीजिए कि यही आवेशित चालक है, तो विद्युत क्षेत्र इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो किधरों आप ले सकते हैं, इसमें तो हम लोग आगे से तो बिंदु यहाँ ले नहीं सकते हैं, यहाँ पर ही मुश्किल है। बोर्ड के पीछे भी नहीं ले सकते हैं, तो लेफ्ट में लीजिए तो राइट में लीजिए बिंदु, ठीक है। तो हम राइट साइड में बिंदु ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक गौसीय सतह बनाते हैं, बेलनाकार गौसीय सतह, उसी के जैसा प्रोसेस होता है जैसा कि अभी हम बताएं, इसमें कोई नया चीज नहीं है, उसी के जैसा है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गौसीय सतह बना लेते हैं इस प्रकार से, और उसी तरह से इसका भी नाम दे देंगे हम लोग, ए बी सी डी जैसे दिए थे अभी ना पीछे, वैसा ही नाम इसमें दे देंगे हम लोग। तो ये हमारा गौसीय सतह हो गया, इसका नाम होगा ए बी सी डी होगा। अब देखिए यहाँ का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, तो इस क्षेत्रफल को हम देते हैं वेक्टर डी ए, और ये ऊपर की ओर होगा। लेकिन यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र होगा इस प्रकार से होगा, तो यहाँ हमारा विद्युत क्षेत्र और इसके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और यही वाला जो एरिया है इसका भी डायरेक्शन यहाँ से नीचे की ओर होगा, इसको भी हम डी ए मान लेते हैं। और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र है मेरा इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा एंगल कितना बना है दोस्त, 90 डिग्री ही बना, तो यहाँ भी हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे। लेकिन इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो भी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलनाकार एबीसीडी जो गौसीय सतह है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कि देखिए मेरा हथवा है ना, यही मान लीजिए कि गौसीय सतह है, यही वाला चालक है इसके अंदर है, तो जो है तो इसका जो सतह जो है इसका क्षेत्रफल इधर की ओर है, इसका भी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र जो यहाँ से निकलेगा वो भी उसी दिशा में है, नहीं समझे। इसी में हाथ मेरा है जो है ना, इसको मान लीजिए कि ए बी सी डी है गौसीय सतह, ये जो चालक है ये देखिए अंदर में गया इसे, तो इससे जो सतह जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ऐसे जा रहा है बाहर की दिशा में, और ये जो इसका जो एरिया है इसका भी डायरेक्शन बाहर की ओर है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज लिख लेना है, मतलब कि आएगा तो बता रहे हैं कि माना कि ए बी एक सीधा आवेशित चालक है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है या एक समान आवेश से आवेशित है, तथा एबीसीडी एक बेलनाकार गौसीय तल है, और आवेशित चालक AB से R दूरी पर एक बिंदु P है, आवेशित चालक AB से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। सबसे पहले इतना लिख देना है,
उसके बाद क्या लिखते हैं कि बेलनाकार गौसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो बेलनाकार गौसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला हम लोग कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पर लिखेंगे। तो बेलना लेकिन जो हम लोग अभी कुल विद्युत फ्लक्स लिख रहे हैं ना, वो जो है परिभाषा से होता है। किसके परिभाषा से होता है? तो ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिखाता है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग ABCD जो गौसीय सतह उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स लिखेंगे तो फाई बराबर हमारा हो जाएगा EDA कोस 90 डिग्री, यहाँ कोस 90 डिग्री और प्लस मेरा हो जाएगा यहाँ EDA कोस 90 डिग्री, ठीक है। और प्लस मेरा हो जाएगा यहाँ पर E, और देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलनाकार गौसीय सतह ABCD का तो 2 पाई RL होगा। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई RL और इंटू में कोस 0। अब कहिएगा सर यहाँ कोस 0 कहाँ लिखे? तो क्योंकि दोस्त ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया चालक, एक से विद्युत क्षेत्र दिशा में जा रहा है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका भी तो वही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, इसलिए वहाँ 0 लिखेंगे। चलिए इसके बाद हम लिख रहे हैं फाई बराबर यहाँ पर मेरा कोस 90 का वैल्यू 0 होगा तो पूरा 0, फिर ये भी वाला 0 और तो बचेगा मेरा यहाँ पर E और इंटू में मेरा थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं तो मेरा बचेगा E इंटू में यहाँ 2 पाई RL और कोस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मेरा फ्लक्स यहाँ फाई बराबर बचेगा E इंटू में 2 पाई RL बचेगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब देखिए ई तो जो हम लोग लिखे ये विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से लिखे। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो बेलनाकार चालक AB है, तो बेलनाकार चालक AB पर जो जितना भी आवेश है उस आवेश को हम लोग मान लेते हैं कि बड़का Q है। ये बेलनाकार चालक AB पर जितना भी आवेश है उसको बड़का Q मान लेते हैं। लेकिन ये जो मेरा बेलनाकार गौसीय सतह जो है ना ABCD, तो क्या ये गौसीय सतह ABCD के अंदर में ये पूरा के पूरा आवेश क्यों आ जाएगा? नहीं समझे? जैसे मान ली कि चालक है AB, यहाँ से लेके यहाँ तक ले आवेशित है, ये जो है गौसीय सतह है ऐसे, तो क्या इस पर जितना भी आवेश है वो सब मेरा मुट्ठी में आ गया या नहीं? इधर वाला आवेश बाकी है, इधर वाला भी आवेश बाकी है कि नहीं? तो ये जो गौसीय सतह ABCD है इसके अंदर में जितना भी आवेश आएगा उस आवेश को हम मान लेते हैं कि Q है। वो आवेश क्या है? Q है, क्योंकि पूरा आवेश Q जो चालक AB पर है वो पूरा आवेश गौसीय सतह ABCD के अंदर आ नहीं रहा है, ठीक। तो जितना भी आवेश आ रहा है उसको हम मान लेते हैं कि स्मॉल q है। अब देखिए यदि बेलनाकार गौसीय सतह का लंबाई हम लोग L मान लें कि यहाँ से गौसीय सतह जो है यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसका L है, तो हम लोग बेलनाकार गौसीय सतह ABCD जो है उसके अंदर आवेश का रैखिक घनत्व निकाल सकते हैं और उसका रैखिक घनत्व लैम्डा बराबर होगा Q बटा L होगा, ठीक है। क्योंकि इसका लंबाई L है और इसके अंदर में जो आवेश है उसको हम लोग Q मान लीजिए। तो यहाँ से मेरा Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू L हो जाएगा और आप इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। इक्वेशन 2 इसको मत मानिए, ठीक है, आगे जो आएगा उसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा समझिएगा इसको। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि जो हमारा बेलनाकार गौसीय सतह ABCD है इसके अंदर में पूरा आवेश बड़का Q नहीं है, इसके अंदर में जो आवेश मेरा है वो छोटका Q है, छोटका Q है। तो गॉस प्रमेय के अनुसार इस संपूर्ण गौसीय सतह ABCD जो है उससे होकर गुजरने वाला हम अब कुल विद्युत फ्लक्स लिखेंगे। तो कुल विद्युत फ्लक्स जो है हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना। तो गौसीय सतह ABCD जो है इसके अंदर में आवेश तो मेरा Q है, तो गॉस प्रमेय के अनुसार इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा आपका Q/ε0। और देखिए Q का वैल्यू यहाँ हम निकाले हैं लैम्डा इंटू L निकाले हैं, तो आप रख दीजिए और बटा में ε0 और इसको इक्वेशन हम लोग 2 मानेंगे। अब देखिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या सिमिलरिटीज है यानी समानता है, तो दोनों का LHS बराबर है। तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का RHS बराबर करेंगे। यहाँ से समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्त।
तो यहाँ मेरा हो जाएगा ई और इंटू में 2 पाई r l और बराबर में यहाँ हो जाएगा लैम्डा इंटू एल और बटा में मेरा यहाँ एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, यह मेरा एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ई इंटू हो जाएगा मेरा 2 पाई r और यहाँ लैम्डा बटा में एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई r और इंटू में यहाँ लैम्डा बटा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो यहाँ से अच्छा से लिख देते हैं, ई बराबर हो जाएगा मेरा 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट और इंटू में लैम्डा बटा में r। यही हमारा हो गया सीधे लंबे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। अब देखिए इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो अंतर है केवल डायग्राम का। इसमें हम लोग केवल एक चालक बनाते हैं सीधा, उसमें हम लोग बेलनाकार चालक बनाते हैं थोड़ा मोटा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान से देख लीजिएगा कि सीधे लंबे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है या अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, क्योंकि दोनों के डायग्राम में अंतर है लेकिन दोनों का इक्वेशन एक ही आता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा आर होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने फिर से प्यारे से यूट्यूब चैनल में। देखिए ये जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ टपके, तो जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जिस पर हमको शक और संदेह है इस बार बोर्ड एग्जाम में आपका आ सकता है, तो उसका हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है कि आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालें। देखिए आवेश के समतल चादर के समीप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो मेरा होता है ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट होता है। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना लिखने से आपका ऑब्जेक्टिव में भले ही काम बन जाए या ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आए कि आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट होता है। तो 1 नंबर तो आपका बन गया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो लेकिन प्रूफ करने के लिए जब यही क्वेश्चन का है कि आवेश के समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करे, जो कि 5 नंबर में आता है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम के तो हम लोग प्रूफ कर नहीं पाएंगे इसको। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले आवेशित समतल चादर बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम बनाने के लिए हम यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से देखिए इस प्रकार से हम खींच देते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे इसको मिला दीजिए और यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दीजिए। जो एक्स्ट्रा में है इसको हम मिटा देते हैं। आपको ही पता है कि डायग्राम जो आपको एग्जाम हॉल बनाने हैं पेंसिल से बनाना है। ठीक है, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं कि इसका नाम है ए बी, नाम है इसका, नाम ए बी है। और इस पर एक समान रूप से आवेश आपको दे देना है। एक समान रूप से क्या देना है आपको, इस पर आवेश दे देना है। तो सबसे पहले इस पर हम आवेश दे देते हैं। इस पर जो भी आवेश हो उस आवेश को हम मान लेंगे कि बड़का क्यू है, बड़ा वाला क्यू है। ठीक है, इस चालक पर जो भी आवेश होगा उसको हम लोग मानेंगे कि आवेश कितना है, बड़ा वाला क्यू है। तो मान लेते हैं कि पूरा चालक पर जो आवेश है बड़का क्यू है। ठीक है, पूरा चालक पर जो आवेश बड़ा क्यू है मान ली। अब चूंकि यह जो आवेश की समतल चादर है उस पर दोनों तरफ आवेश होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ ही आवेश की समतल चादर है, तो इस पर इधर भी आवेश है और इधर भी आवेश है, दोनों तरफ आवेश है। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा सतह के लंबवत बाहर की ओर इधर जाएगा, और जो यहाँ से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा सतह के लंबवत बाहर की ओर इधर की ओर जाएगा। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र इस जो आवेशित चादर है इसके दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो हमको इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि एक बेलनाकार चालक बेलनाकार एक हम गौसी सतह बनाते हैं इस प्रकार से। तो क्योंकि बिना गौसी सतह के इसको हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक बेलनाकार गौसी सतह बना दे रहे हैं। अब चाहें तो इसको आप डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, या तो आप खड़ा ही छोड़ दीजिए या इस प्रकार से आप डॉटेड लाइन से डॉट डॉट कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में कोई तल होता नहीं है ऐसा। ये हम लोग डॉट डॉट करके बनाते हैं, कल्पना करते हैं कि यहाँ से कोई गौसी सतह गुजर रहा है। ठीक है, तो आपका इच्छा
आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कर दीजिएगा। तो हम इसका नाम देते हैं छोटका ABCD, ABCD, ठीक है। इधर में कोई एगो हम बिंदु P मान लेते हैं, यहाँ से विद्युत क्षेत्र हमारा जाएगा इधर की ओर, और यहाँ पर बिंदु बोले हैं P, इधर भी आप बिंदु P मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी चलिए हम बिंदु P मान सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दोनों तरफ होता है। वास्तव में ये मेरा हाथ समतल चादर है और इस पर आवेश इधर भी है इधर भी है, तो विद्युत क्षेत्र इधर भी है इधर भी है, और इसमें हम एगो ऐसे बेलनाकार गौसीय सतह बना दी इस प्रकार से दोनों तरफ। तो विद्युत क्षेत्र तो इधर भी जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, तो हम बना दिए हैं ये जो इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल को चलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को ही मान लेते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हम DA मान लेते हैं, और ये वाला जो मेरा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को भी हम लोग DA मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब यहाँ समझिएगा, तो इसी हाथ मेरा मान लीजिए कि आवेश के समतल चादर है, जिस पर इधर भी आवेश है इधर भी आवेश है, और यह एक गौसीय सतह है जो इस प्रकार से अंदर होकर के गुजर रहा है। अब देखिए ई वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये भी दोनों एक ही दिशा में। ई वाला जो सतह है इस पर आवेश है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र एक दिशा में जा रहा है, और ये जो क्षेत्रफल होगा इसका भी डायरेक्शन इधर की ओर, दोनों एक ही दिशा में। लेकिन देखिए विद्युत क्षेत्र तो मेरा यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, और यहाँ से ऐसे जा रहा है। लेकिन ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्शन यहाँ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, और यहाँ से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, और ई वाला जो होगा इसका सामने की ओर होगा, और ई वाला इधर की ओर होगा। तो विद्युत क्षेत्र जब ऐसे गुजरेगा या ऐसे गुजरेगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। आई जो मेरा ई वाला जो विद्युत क्षेत्र है इधर की ओर है या इधर की ओर है, तो ई वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ विद्युत क्षेत्र कितना बनाएगा, कोण 90 डिग्री बनाएगा। तो वही ई वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन देखिए ये जो बेलन जो है, ये बेलन का पूरा भाग इस सतह के संपर्क में नहीं है। देखिए कुछ भाग खाली इतना जो मेरे हाथ के संपर्क में, इतने भाग का संपर्क में आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर वो क्या करते हैं कि इस प्रकार से वो सतह बना देते हैं, मतलब जितना भाग संपर्क में है इतने भाग मान लीजिए कि बेलन के संपर्क में है। आपको देखने से लग रहा है नहीं कि हाई वाला बेलन पर ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन पर है, लेकिन देखिए थोड़ा समझिए। इस मान ली कि यही वो ABCD बेलनाकार गौसीय सतह है, ऐसे गुजर रहा है। देखिए तो सतह के संपर्क में कितना है, मात्र थोड़ा सा जो भाग है इसका, यही थोड़ा सा भाग जो है कर खाली सतह के संपर्क में है। भले हम इसे तिरछा रखेंगे तो आपको लगेगा कि इनसे ढेर भाग संपर्क में है, लेकिन देखिए वास्तव में केवल थोड़ा सा इसका जो भाग है ना, थोड़ा सा भाग, वही भाग एक संपर्क में आ रहा है। थोड़ा सा जो भाग वही संपर्क में आ रहा है, बाकी जो है सतह से बाहर है। लेकिन हम लोग को डायग्राम 3 डायमेंशनल बना नहीं सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन जो है उसी के संपर्क में, लेकिन ई वाला जो भाग है खाली यही बेलन के संपर्क में है। इसको मान लेते हैं कि वाला भाग का जो क्षेत्रफल है इसका मान DA है। इसका मान क्या है, DA है। और ये जो DA जो है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। अब विद्युत क्षेत्र यहाँ से ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो इसके बाद लैंग्वेज लिखा जाता है। लैंग्वेज आप लोग मान सकते हैं अपना डायग्राम देख करके। देखिए कैसे लिखते हैं, डायग्राम देख करके समझ लीजिए, याद करने की आवश्यकता नहीं। माना कि AB एक आवेश की समतल चादर है जिस पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है तथा इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है, इतना मान लीजिएगा। तथा इस चालक के नजदीक में कोई बिंदु P है। इस चालक के नजदीक में कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है या व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि ये मेरा चालक है और ये मेरा गौसीय सतह है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ भी विद्युत क्षेत्र एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में। ई वाला जो क्षेत्रफल है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर या नीचे की ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो सबसे पहले जो मेरा बेलनाकार गौसीय सतह ABCD है, इससे होकर गुजरने वाला हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जिसमें 2 बिंदुओं पर विद्युत फ्लक्स जो है हमारा आएगा, एक ऊपर 0 आएगा। तो सबसे पहले बेलनाकार गौसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तो हम लिख रहे हैं
ई डी ए कोस जीरो, कहिएगा सर कोस जीरो का इसके लिए, तो ई वाला के लिए, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। फिर इसके लिए भी ये होगा, तो यहाँ भी हम लिख रहे हैं ई डी ए और यहाँ पर कोस जीरो। ठीक, ये जो इसका जो यहाँ वाला जो एरिया जो है इसके साथ इसका 90 डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ पर लिखाएगा मेरा ई डी ए कोस 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ कोस 90 डिग्री लिख दीजिए। ये मेरा संपूर्ण गॉसीय सतह एबीसीडी से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हो गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई डी ए और कोस जीरो का वैल्यू 1, फिर यहाँ लिखेंगे ई डी ए कोस जीरो का वैल्यू 1, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा ई डी ए और इंटू में यहाँ कोस जीरो का वैल्यू मेरा सॉरी कोस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 ई डी ए, क्योंकि 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये जो छोटा सा यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसका नाम डीए है, उसके अंदर में क्या इस पर टोटल आवेश क्यों आ जाएगा। जैसे देखिए यही हमारा ये बेलनाकार गॉसीय सतह है। देखिए गॉसीय सतह जो कि जितना चालक के संपर्क में है उसमें पूरा आवेश क्यों आ जाएगा, नहीं, आवेश का छोटा सा भाग आएगा। छोटा सा भाग मान लेते हैं क्यू है, या बहुत छोटा मान लेते हैं डी क्यू मान लेते हैं। तो ये जो मेरा बेलनाकार गॉसीय सतह एबीसीडी है उसका छोटा सा भाग जो डीए जो है ना, उस पर आवेश का छोटा सा मात्रा होगा। ऐसे देखिए इतने ना भाग का संपर्क में है, इस पर कितना आवेश आएगा, बहुत छोटा डी क्यू। तो हम लोग यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा डी होता है, लेकिन इस भाग में जो आवेश है मेरा डी क्यू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर डी क्यू बाई डी ए लिखेंगे यहाँ पर डी क्यू बाई डी ए। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे डी क्यू बराबर, यहाँ हम लोग लिख देंगे सिग्मा इंटू डी ए लिख देंगे, सिग्मा इंटू डी ए लिख देंगे। ठीक, तो ई जो है मेरा यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निकल गया सिग्मा बराबर डी क्यू बटा डी ए। तो यहाँ से मेरा डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। अब देखिए ई जो मेरा आवेश डी क्यू जो है वही केवल इस गॉसीय सतह एबीसीडी के अंदर आएगा। ये जो मेरा गॉसीय सतह एबीसीडी है इसके अंदर आवेश डी क्यू ही जो आएगा जो कि लिखे हैं। तो ये पूरा मान लीजिए कि गॉसीय सतह एबीसीडी जो है बंद सतह है, तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, तो जितना बंद सतह के अंदर आवेश रहता है उसका 1/ε0। हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारा जितना भाग इस संपर्क में चालक के उसमें आवेश का मात्रा डी क्यू है, और गॉसीय सतह के अंदर में होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हम लोग लिखेंगे गॉस फॉर्मी के अनुसार। अब तो गॉस फॉर्मी के अनुसार फाई बराबर क्या हो जाएगा डी क्यू बटा में हमारा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। गॉस फॉर्मी यही नहीं कहता है कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। तो ये जो हमारा ये जो गॉसीय सतह एबीसीडी है यहाँ पर ये आवेश का मान डी क्यू है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा डी क्यू बटा एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, चलिए इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं फाई बराबर मेरा हो जाएगा डी क्यू का मान मेरा है सिग्मा इंटू डी ए और बटा में मेरा क्या है एप्सिलॉन नोट है, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको इक्वेशन हम लोग 2 मानेंगे यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में समानताएं हैं, तो दोनों समीकरण के हम लोग एलएचएस को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, 1 एवं 2 से, तो 1 एवं 2 से जब लिखिएगा ना तो क्या हो जाएगा आपका, तो 2 ई डी ए और इधर में मेरा है सिग्मा डी ए बटा में एप्सिलॉन नोट है। ठीक है, यहाँ से मेरा डी ए से डी ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरा बचेगा 2 ई और यहाँ बचेगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। यही जो है मेरा आवेशित समतल चादर जो है उसके समीप विद्युत क्षेत्र का व्यंजक हो गया। यदि आप ये मान लेते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए एक इकाई सदिश n कैप है, यदि आप ऐसा मानते हैं तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए एक इकाई सदिश n कैप है, तो इसी फार्मूला को आप चाहें तो विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में
सदिश रूप में यदि आप लिखना चाहें तो इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू में एन कैप, जहां एन कैप जो है हमारा एक यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, तो यहाँ मेरा हो गया 5 नंबर का फॉर्मूला निकल गया। देखिए इसमें कोई भार नहीं था, जो भी है थोड़ा भाषाएं लिखनी है, और भाषा लिखल रखल खूब सुंदर से पीडीएफ बनाया हुआ है, टाइपिंग वाला भी पीडीएफ है और हैंड राइटिंग वाला भी पीडीएफ है। जो आपको चाहिए कह दीजिएगा, वही पीडीएफ आपको मिलेगा। और पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर भी आप संपर्क करके पीडीएफ ले सकते हैं या कोर्स के विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। देखिए ये 5 नंबर के जो क्वेश्चन है किसी ना किसी साल एग्जाम में आया हुआ है, और हो सकता है कि इस बार फिर से आपका एग्जाम में आ जाए, इसलिए इसको हम बता देते हैं ताकि आप ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित समतल चालक के समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए आवेशित समतल चालक के समीप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा व्यंजक होता है वो होता है E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इसको हम लोग कूलम्ब परमे के नाम से भी जानते हैं। अब कहिएगा सर ये फार्मूला क्या हम लिख देंगे तो 5 नंबर आ जाएगा? नहीं, यह फार्मूला आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हम बताएं, वो एक्चुअल में हम लोग 5 नंबर यह क्वेश्चन बना रहे हैं और हमको इसको लॉन्ग प्रोसेस से इतना डिराइव करके लाना है। इस फार्मूला को कूलम्ब परमे के नाम से भी जाना जाता है, कूलम्ब नियम के नाम से नहीं। कूलम्ब का नियम तो कुछ और होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ये कूलम्ब का नियम होता है। इस फार्मूला को कूलम्ब परमे के नाम से जाना जाता है, दोनों में बहुत अंतर है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं बहुत ही सरल विधि से, आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, मेरा वादा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक चालक आवेशित चालक बनाते हैं, ठीक ना, ताकि आपको आराम से क्या कर सके, प्रूफ करके समझा सके। ठीक है, तो चलिए स्मार्ट बोर्ड का थोड़ा फायदा उठाते हैं, इसमें डायग्राम है, ऐसा बात नहीं कि हमको बनाना पड़ेगा। समझ गए हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, फायदा उठाया जाए टेक्नोलॉजी का, आधुनिक युग है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा इसको बना देते हैं इस प्रकार से। इतना काफी है। तो ये हमारा हो गया। हाँ, अब देखिए इसमें आवेश जो है ना चालक के, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस फलक पर आवेश है, ये जो आपका चालक का ये जो फलक दिख रहा है ना सतह, इस पर मान लेते हैं कि आवेश है, और जो भी आवेश है उसको हम यहाँ लिख देते हैं करके। ठीक है, लिख दिए। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी तक में किसी बालक को दिक्कत, इसका हम नाम देते हैं कि आवेशित चालक का नाम हमारा एस है। ठीक है, हम अपना ही नाम का पहला लेटर दे दिए, दूसरा के नाम के कहे दे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक गौसी सतह बनाते हैं। चलिए गौसी सतह यहाँ हम बना रहे हैं, इस प्रकार से बनाते हैं गौसी सतह। ठीक, चलिए यहाँ पर ही हमारा गौसी सतह का कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। नाम हम देते हैं वही वाला पुराना वाला जो ABCD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस चालक नज़दीक में यहाँ पर बिंदु हम ले लेते हैं, बिंदु P। यहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इसमें होगा, और इसका एरिया का मान लेते हैं कि एरिया हमारा DA है, एरिया जो है इसका DA है। अब देखिए एक एरिया हमको और भी काटना है, यहाँ पर एक एरिया लेना है, यहाँ एक एरिया लेना है, इस एरिया का हम मान लेते हैं कि ये भी हमारा एरिया DA ही है। ठीक है, और यहाँ आवेश का पृष्ठ घनत्व हम लोग सिग्मा मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि मान, जिस डायग्राम बनाने के बाद लैंग्वेज लिखा जाता है, माना कि इस एक आवेशित समतल चालक है जिसके पृष्ठ AB, फलक AB पर, जिसके फलक AB पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है, या कह सकते हैं कि जिसका फलक AB एक समान रूप से आवेशित है। ठीक, तथा इस चालक के नजदीक में कोई बिंदु P है
जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, जहां ABCD एक बेलनाकार काल्पनिक गौसीय सतह है, जहां ABCD एक बेलनाकार है काल्पनिक गौसीय सतह है। काल्पनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वास्तव में ऐसा कोई गौसीय सतह यहाँ होता नहीं है। तो आप अच्छा लगेगा डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दे तो समझ गए, ज्यादा अच्छा रहेगा कि डॉट डॉट से क्या कर दीजिए, अब दर्शा दीजिए। समझ रहे हैं? चलिए, तो डॉट डॉट से हम क्या करते हैं, इसको दर्शा देते हैं। आप भी दर्शा देंगे तो अच्छा रहेंगे। आपको ही मालूम है कि डायग्राम जो है पेंसिल से बनाना चाहिए एग्जाम में, ताकि गलती भी हो जाए तो सुधार ले। ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो लैंग्वेज लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो आपको बेलनाकार गौसीय तल ABCD दिख रहा है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यही मेरा मुट्ठी जो है बेलनाकार गौसीय तल है, यही मान लेते हैं, इसी को बेलनाकार मान लेते हैं, बेलनाकार नहीं, मान लेते हैं कि चालक है, जो एस जो चालक है यही है। इसमें देखिए ई वाला मान लीजिए गौसीय तल है, ई वाला जो है गौसीय तल है। अच्छा देखिए, ई सतह पर जो आवेश होगा मेरा हाथ पर, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इधर की ओर जाएगा। अच्छा, ई वाला जो भाग है ये तो अंदर में है, चालक के अंदर। हम लोग बात जानते हैं कि किसी भी चालक के सतह से जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो सतह से लंबवत बाहर की ओर जाता है, सतह के अंदर नहीं जाता है। तो ई वाला जो मेरा बेलनाकार गौसीय तल ABCD का जो भाग है चालक के अंदर है, तो अंदर से होकर के कोई विद्युत क्षेत्र गुजरता ही नहीं है, सतह के लंबवत बाहर की ओर गुजरता है। ठीक, और देखिए यहाँ जो ई जो भाग जो है जो मेरा गोएथी कहते हैं, ई वाला जो एरिया होगा यहाँ, चलिए इसे बनाते हैं, ई जो एरिया है तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसी के डायरेक्शन में है, ई वाला एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्शन तो ऊपर की ओर होगा, या तो इधर की ओर होगा, या तो नीचे की ओर होगा। अब विद्युत क्षेत्र यहाँ से ऐसे गुजरेगा तो विद्युत क्षेत्र गुजरेगा इससे, इसका डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। इधर की ओर भी होगा तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक ना। तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपको दिख रहा है, यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होगा। कहने का मतलब है ये जो बेलनाकार गौसीय सतह ABCD है, इसमें केवल एक ही जगह से फ्लक्स गुजरेगा, वो कौन है, सतह CD, क्योंकि अंदर से होकर विद्युत क्षेत्र गुजरेगा नहीं, तो AB से गुजरने वाला कोई विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। यहाँ जो हम लोग एरिया लिए छोटा सा DA, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी फ्लक्स 0 हो जाएगा 90 डिग्री होने का। यहाँ पर केवल मेरा विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक, तो लैंग्वेज लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि बेलनाकार गौसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो 3 जगह जो विद्युत फ्लक्स है उसमें से एक जगह यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, केवल यहाँ पर ही मेरा बचेगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स लिखेंगे फाई बराबर, तो 2 जगह तो मेरा शुक्ले 0 है, तीसरा जगह जो CD सतह है वहां से गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगा EDA कोस 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो मेरा यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाएगा, EDA और कोस 0 का वैल्यू 1, तो फ्लक्स यहाँ हो जाएगा फाई बराबर आपका EDA हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो एरिया देख रहे हैं DA, इतना ही भाग जो है D एरिया ही यहाँ पर चालक के संपर्क में है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा गौसीय सतह ABCD है उसमें पूरा आवेश क्यों नहीं आया है, इतना ही जो एरिया इसके संपर्क में इसी में आवेश है, तो यहाँ पर जो आवेश आएगा उसको मान लेते हैं कि क्यू है। पूरा जो इस सतह है ना, इस सतह पर आवेश बड़का क्यू होता है, ठीक ना, ये जो पूरा सतह इस पर आवेश बड़का क्यू होता है, लेकिन ई वाला जो एरिया है इस एरिया के संपर्क में आवेश क्यू का एक छोटा सा हिस्सा आता है, स्मॉल क्यू, वही गौसीय सतह ABCD के अंदर में होता है। ठीक, तो ये जो यहाँ पर हम आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालेंगे, तो यहाँ आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा बराबर Q बटा में DA होगा। तो यहाँ से हम लोग Q बराबर क्या लिख दे सकते हैं, सिग्मा इंटू DA लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन मत मानिए इसको, ठीक है। अब देखिए यही वाला जो भाग जो है, जो आवेश जो Q जो है, यही हमारा गौसीय सतह ABCD के अंदर होगा। और गॉस प्रमेय हमारा कहता है कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
तो जो गॉसी सतह ABCD है, इसके अंदर में यहाँ जो कि मेरा भाग है, यहाँ पर तो आवेश Q ही है, तो यहाँ पूरा गॉसी सतह से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा गॉस प्रमेय की परिभाषा के अनुसार, वो फाई बराबर होगा Q बटा में एप्सिलॉन नोट होगा। और Q का मान देखिए मेरा क्या है, Q का मान मेरा है सिग्मा इंटू DA और बटा में एप्सिलॉन नोट, और इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में आपको कुछ समानताएं दिख रही है। क्या समानता दिख रहा है भाई, कि दोनों का LHS बराबर है। तो किसी भी इक्वेशन के, दो इक्वेशन के जब LHS बराबर होते हैं तो इसके RHS भी हम लोग बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का RHS बराबर कर दीजिए, A इंटू DA, और यहाँ पर मेरा क्या है सिग्मा DA और बटा में मेरा एप्सिलॉन नोट है। यहाँ देखिए DA से DA मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर मेरा क्या बचेगा, E बराबर बचेगा मेरा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नोट बचेगा। यही हमारा कूलम्ब प्रमेय के नाम से जाना जाता है, और किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। आवेश की समतल चादर नहीं, चादर के कारण तो होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट होता है। आवेशित चालक के नजदीक कहेगा तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट होता है। बढ़िया से ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों जो आता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आवेशित चालक है ये, और वो जो था आवेशित चादर था, दोनों में अंतर होता है। अब देखिए जिन विद्यार्थियों को भी PDF नोट्स चाहिए, चाहे हैंडराइटिंग वाला हो चाहे टाइपिंग किया हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। नंबर हम आपको बताते हैं, नंबर है 7488455317। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं। एक और नंबर है, यदि किसी एक पर ना लगे तो दूसरा पर ट्राई कर लीजिएगा, 9504768169। आप दोनों में से किसी भी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं आपसे। नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में आता है, और ये आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब का नियम प्राप्त करें। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गॉस प्रमेय क्या होता है, और उसके बाद समझ लेते हैं कि कूलम्ब का नियम क्या होता है, तब जाके हम लोग गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब का नियम प्राप्त करेंगे। 5 नंबर में आता है, हो सकता है कि इस साल एग्जाम में आपका इस बार, तो याद रखिएगा। तो चलिए गॉस प्रमेय, सबसे पहले तो मेरा गॉस प्रमेय होता है फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA, और यहाँ क्लोज सरफेस लिख करके हैश लगा देना है, और बराबर मेरा आता है Q बटा एप्सिलॉन नोट। ये हमारा गॉस प्रमेय है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि यही गॉस प्रमेय की सहायता से हमको कूलम्ब का नियम निकालना है। तो कूलम्ब का नियम क्या होता है, तो कूलम्ब का नियम दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है। जैसे यहाँ एक आवेश Q1 है, यहाँ एक Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी R है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो होता है तो कूलम्ब के नियम के द्वारा दिया जाता है, और यह जो है कूलम्ब का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 और बटा में मेरा R स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही जिक्र है कि आपको गॉस प्रमेय से चलना है और कूलम्ब के नियम निकाल के ले आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसको प्रूफ करने का तरीका है, उसको एकदम बेसिक से समझिएगा, कहीं भी कुछ भी भार नहीं है, याद करने वाला झंझट भी नहीं है, याद करने का नौबत ही नहीं आएगा, ऐसे ही आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। आप चाहिएगा तो अगला बार खुद से भी इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ कोई बिंदु O है, निर्वात में मान लेते हैं कि कोई बिंदु O है, और उस बिंदु O पर कोई Q आवेश इस प्रकार से स्थित है, बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। अब हम क्या करते हैं कि इस बिंदु आवेश से R दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं। बिंदु आवेश जो आपका Q है, इससे R दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु का नाम हम लोग P दे देंगे, ठीक है, बिंदु का नाम हम P दे देते हैं। अब इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पर हमें वो बिंदु ले लिए हैं, और वहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक हम गोलीय सतह का निर्माण करते हैं।
यहाँ पर एक गोलीय सतह का निर्माण कर दे रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, हमको क्या किए हैं कि जैसे बिंदु जो था ना मेरा ओ निर्वात में था, जहां पर बिंदु आवेश Q स्थित है, और यहाँ पे इससे r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम एगो काल्पनिक गॉसीय सतह का निर्माण कर दिए। काल्पनिक गॉसीय सतह है, इसलिए इसको आप लोग डॉटेड लाइन से दर्शाइएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो गॉसीय सतह हम खींचे हैं वो काल्पनिक है। अच्छा, यहाँ गॉसीय सतह खींचने की आवश्यकता क्यों पड़ा? तो क्योंकि हम लोग की गॉस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। गॉस प्रमेय जो है बंद सतहों के लिए होता है, खुला सतह के लिए नहीं होता है। तो जो मेरा आवेश Q था वो तो इसी खुला जगह में था, निर्वात में ना, तो इसीलिए हम इसको क्या किए, बंद किए, ताकि हम यहाँ पर गॉस प्रमेय अप्लाई कर सके। ठीक है, यही कारण है कि इसको हम क्या किए हैं, बंद किए हैं। चलिए अब समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि इस आवेश Q से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों दिशाओं में फैलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, मतलब चारों दिशा में विद्युत क्षेत्र यहाँ जाएगा। यहाँ से हम लोग विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र यहाँ से हमारा ई जा रहा है, विद्युत क्षेत्र ई जा रहा है, एक ही दिशा में ले रहे हैं। यहाँ एक हम इस गॉसीय सतह का एक क्षेत्रफल काट लेते हैं, इसका एक छोटा सा हम क्षेत्रफल काट ले रहे हैं। इस छोटा सा क्षेत्रफल का नाम मान लीजिए कि वेक्टर डीए है, इसका क्षेत्रफल का नाम क्या है, डीए है। याद देखिए विद्युत क्षेत्र ये और वेक्टर डीए दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में है। ठीक, और त्रिज्या हम लोग आर मान चुके हैं। चलिए अब देखिए इसमें जो डायग्राम बना है इसके लिए हमको लैंग्वेज लिखना पड़ता है। लैंग्वेज देखिए क्या लिखा जाता है कि माना कि प्लस क्यू आवेश है, माना कि प्लस क्यू आवेश निर्वात में बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, R दूरी पर बिंदु P है, तो R दूरी को त्रिज्या मान करके, R दूरी को त्रिज्या मान करके एक काल्पनिक गोलीय गॉसीय सतह का निर्माण किया गया है। एक काल्पनिक गोलीय गॉसीय सतह का निर्माण किया गया है, जिसका छोटा सा एगो क्षेत्रफल है डीए। इस काल्पनिक गॉसीय सतह का छोटा क्षेत्रफल डीए है। ठीक, तो ये जो डीए क्षेत्रफल है विद्युत क्षेत्र के दिशा में है। आप कहीं भी गॉसीय सतह काटिएगा और उसका छोटा क्षेत्रफल लीजिएगा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र चारों दिशा में फैलता है, इधर भी सगरों फैलता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल दिए है, इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो भी बहुत छोटा होगा। इसके बाद नीचे हम लोग लिखते हैं कि डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है ना मेरा, डी फाई होता है। क्या होता है, डी फाई होता है, छोटा सा फ्लक्स होता है, जो बराबर होता है आपका वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डीए के बराबर होता है। ई डॉट डीए का वैल्यू मेरा होता है ई डीए कोस थीटा, ई डीए कोस थीटा। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, उसी तरह से ई डॉट डी बराबर ई डी ए कोस थीटा होगा। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल डीए है दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच का कोण हमारा 0 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डी फाई बराबर मेरा हो जाएगा ई डी ए, और कोस 0 का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो फ्लक्स आया ना, ये छोटे से क्षेत्रफल से आया फ्लक्स मेरा, लेकिन ऐसा ऐसा कई गो एकरा में क्षेत्रफल होगा कि आपको ज्ञात है? ऐसा ऐसा इसमें बहुत सारा क्षेत्रफल होगा, ऐसा ऐसा क्षेत्रफल इसमें हम लोग बहुत काट सकते हैं, और जहां से गुजरने वाला कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्रफल से जो भी आप काटिएगा क्षेत्रफल डी है, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान डी है, ई डी आएगा आपका डी फाई बराबर ई डी आएगा। तो ये पूरा संपूर्ण जो हमारा गॉसीय सतह जो खींचे हम लोग काल्पनिक गॉसीय सतह, इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इसके बाद नीचे लिखते हैं कि अब संपूर्ण गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और इधर भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी बंद गोलीय सतह के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बंद का साइन दे दीजिएगा, क्लोज्ड का साइन, ठीक ना। और चूंकि इस बार ये जो एथी है गॉसीय सतह है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हम लोग ए मान के चलेंगे। तो किसी भी गोलाकार सतह का क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। किसी भी गोलाकार सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
तो हम लोग यहाँ ए लिखेंगे नीचे, ठीक ना, यहाँ पर ए लिखेंगे। इसके पीछे हम लोग सरफेस एरिया ले रहे थे तो एस ले रहे थे, यहाँ पर हम एरिया लिए इसलिए ए लिख रहे हैं। अब देखिए डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई होता है, कैसे भाई? तो आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर आपका एक्स प्लस सी होता है, एक्स प्लस सी। तो वही हम लिखेंगे डी फाई का फाई हो जाएगा, इसमें ई हमारा बाहर निकल जाएगा और ए जो है उसका लिखाएगा डी ए लिखाएगा इस प्रकार से, और डी ए का हमारा क्या हो जाएगा, डी ए का हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा ई ए हो जाएगा। अच्छा देखिए ई जो ए जो है इस संपूर्ण गौसीय सतह का क्षेत्रफल है, और गौसीय सतह गोलाकार है और गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे ए के जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ फाई बराबर हो जाएगा मेरा ई आई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए ई जो हम लोग फ्लक्स निकाले हैं इस संपूर्ण गौसीय सतह से होकर गुजरने वाला, ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाले। अब जैसे गॉस का प्रमेय कहता है कि यदि किसी बंद सतह के अंदर में आवेश हो तो संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बंद सतह के अंदर में जो मेरा टोटल आवेश है क्यू है, टोटल आवेश क्यू है, तो इस संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, आवेश क्यू का 1/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस प्रमेय। तब अब हम लोग लिखेंगे गॉस प्रमेय से संपूर्ण गौसीय सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो हमारा क्या होगा फाई बराबर Q/ε0 होगा, क्योंकि बंद सतह के अंदर में जो दोस्त आवेश जो है वो Q है, और गॉस प्रमेय तो कहता ही है कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान होता है सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और सतह के अंदर Q आवेश है तो हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों का एलएचएस सेम है, तो अब हम इसका आरएचएस बराबर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम आरएचएस बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से लिख देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस बराबर कर देते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा क्यू बटा में ε0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से ई का मान निकालते हैं, ई का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई ε, छोड़िए एक लाइन आप बनाए के लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू बटा में हमारा ε0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 और इंटू में क्यू बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। यह देखिए जो हमारा ई बराबर 1/4 पाई ε0 क्यू बटा आर स्क्वायर आया, ये वास्तव में आवेश क्यू से आर दूरी पर जो बिंदु पी है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान आया। आवेश क्यू से आर दूरी पर जो बिंदु पी है ना, वहां पर मेरा विद्युत क्षेत्र का मान आया। अब देखिए यह बिंदु P जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान है 1/4 पाई ε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। अब इस बिंदु P पर हम लोग बाहर से किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं, तो मान लेते हैं कि बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश क्यू नोट को बाहर से ला रहे हैं। जो जिस आवेश को ला रहे हैं वो परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नोट है। तो जब भी हम लोग किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर ले आते हैं तो वहां पर लगने वाला जो बल का मान होता है ए बराबर क्यू नोट इंटू ई होता है, जहाँ क्यू नोट होता है लाए गए परीक्षण आवेश और ई होता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं कि अब लिखते हैं कि अब किसी परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु पी पर लाते हैं, परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु पी पर लाते हैं, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, तो विद्युत बल क्या होता है, विद्युत बल होता है ए बराबर क्यू नोट इंटू ई होगा। मतलब लाया गया परीक्षण आवेश इंटू में विद्युत क्षेत्र कहाँ से आता है, तो आप पीछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ बटा क्यू नोट पढ़े होंगे, एफ बटा क्यू नोट। तो वहीं से ए बराबर मेरा क्या हो जाता है, क्यू नोट इंटू ई हो जाता है। तो जब परीक्षण आवेश क्यू नोट को हम लोग बिंदु पी पर लाएंगे
तो मेरा वहां पर लगने वाला विद्युत बल का मान बराबर क्यू नोट इंटू वी हो जाएगा। अब देखिए क्यू नोट को तो क्यू नोट ही छोड़ दीजिए, लेकिन बिंदु जो पी है वहां पर मेरा विद्युत क्षेत्र का मान मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर। तो लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है और इंटू में मेरा क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग गुना में लिख लेंगे, तो गुना में यहाँ पर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको थोड़ा सा इधर ही रखते हैं अभी। और बाप रे, तो बहुत बड़ा हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? हाँ चलिए, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सरिया के बढ़िया से लिख लेंगे। सरिया के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, एफ बराबर मेरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और इंटू में क्यू नोट इंटू क्यू और बटा में मेरा आर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा कूलम्ब का नियम है। कूलम्ब का नियम दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है और यही हमको प्राप्त करने के लिए कह रहा था। आप कहिएगा सर पीछे आप बता रहे थे, पीछे हम आपको यही बता रहे थे कि ये कि दो आवेश जब एक दूसरे की दूरी पर होता है तो उनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन पहला आवेश गुना दूसरा आवेश और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। देखिए इसमें भी आपका यही आया है। सबसे पहले हम क्या किए हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाले हैं। हमारा विद्युत P पर विद्युत क्षेत्र का मान हो गया आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना हो गया। फिर वहां पर हम लोग परीक्षण आवेश को लाए तो उस पर लगने वाला बल, तो परिभाषा के अनुसार कूलम्ब नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन पहला आवेश गुना दूसरा आवेश, तो पहला आवेश मेरा प्लस क्यू है और दूसरा आवेश जिसको हम लाए हैं क्यू नोट है। तो देखिए है कि नहीं, यहाँ पर पहलका दूसरा का आवेश गुना पहलका आवेश और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। यहाँ नीचे लिख दीजिएगा इस समीकरण लिखने के, यहाँ तक लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा कि यही कूलम्ब का नियम है, यही कूलम्ब का नियम है जिसे गॉस प्रमेय से प्राप्त किया गया, जिसे गॉस के नियम से प्राप्त किया गया। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए जिन विद्यार्थियों को पीडीएफ नोट्स चाहिए वो विद्यार्थी जो है हमारे एक दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 7488455317। ठीक है, या एक और नंबर है 9504768169। ये दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।